दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में अपन राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला शुरू कर चुके हैं, यानी दुर्गों की क्लास जो अपन शुरू कर लिए थे पिछली क्लास में। ठीक है, तो अपन जो पिछली क्लास में सेपरेट से बात किए थे, जो राजस्थान के जो 6 किलो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है या जो किया गया है, तो उन 6 किलो की अपन कंप्लीट बात कर लिए थे। एक बार मैं वापस आपको नाम बताने की कोशिश करूँ। एक तो भाई चित्तौड़गढ़ है, दूसरा जो कुंभलगढ़ है, तीसरा जो रणथंबोर है, चौथा जो गागरोन है, पांचवा जो आमेर का किला है और छठवा जो यानी जो जैसलमेर वाला किला है। ठीक है, सोनार किला या जैसलमेर किला। तो अपन 6 किलो की बात कर लिए थे विस्तार से, यानी अपन बात कर लिए थे एग्जाम की दृष्टि से जो उनसे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी अपन जो बात कर लिए थे। ठीक है, जो मुख्य मुख्य जो फैक्ट्स थे, ठीक है, तो उनकी विस्तार से अपन बात कर लिए थे। आज जो अपन बात करते हैं और जो राजस्थान के जो किले हैं उनकी बात करते हैं। देखिए आज तो अपनी क्लास कंप्लीट नहीं होगी जो दुर्गों वाली, लेकिन मुझे लगता है आज जो नेक्स्ट क्लास में जो अपन दुर्ग जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं सबसे पहले जो जूनागढ़ किला है बीकानेर में, उसकी बात करते हैं। यानी कि जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो किले हैं उनकी तो कल बात कर ली थी कंप्लीट, और जो अब अन्य जो किले बचे हैं राजस्थान में उनकी भी बात कर लेते हैं। उनसे भी एग्जाम में यानी जो क्वेश्चन बन जाते हैं तो उनकी बात करेंगे। वहां पर जो कौन कौन सी इमारतें हैं, जो कौन कौन से जो बिल्डिंग्स है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और वो क्यों प्रसिद्ध रहा है, किस प्रकार से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ऐसी अपन बातें करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखिए ये जो किले हैं इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, जरूर बनते हैं। स्थापत्य कला से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, लेकिन राजवंश से आजकल क्वेश्चन कम आ रहे हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर से यानी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की क्लास में अपन जूनागढ़ किला की। ठीक है, जूनागढ़ किला है जो बीकानेर में है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जूनागढ़ किला कहाँ पर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि भाई जो किला है कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब मैं जूनागढ़ का भी अर्थ बताने की कोशिश करूँ आपको। देखिए जूना का अर्थ होता है पुराना। ठीक है, जूना का अर्थ होता है पुराना। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कोई जो किला था, कोई पुराना किला था, उसी के स्थान पर ये जो वर्तमान में किला है उसका कंस्ट्रक्शन किया गया है या उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो जो पुराना जो किला था उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है जूनागढ़। ठीक है, देखिए ये इस प्रकार की जो बातें होती है ये किंवदंतियां होती है। हालांकि अब इसको जो फेमस कर दिया गया है, इस नाम को इसको प्रसिद्ध कर दिया गया है। वह जूनागढ़ किला कौन सा है या कहाँ पर है, तो बीकानेर में जूनागढ़ किला स्थित है। जूना का अर्थ होता है पुराना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके जो अन्य नाम भी है, एक तो जमीन का जेवर और एक रातीघाटी का किला। और एक रातीघाटी का किला। अब देखिए मैं दोनों का इनका भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, अर्थ बताने की कोशिश करूंगा कि जमीन का जेवर क्यों कहा गया है और रातीघाटी का किला क्यों कहा गया है। जमीन का जेवर तो इसलिए कहा गया है कि भाई ज्यादातर यानी किले अपन पढ़े हैं, पिछली क्लास में पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे, ये जो पहाड़ों पर है, जंगलों में है। ठीक है, यानी पहाड़ी जो क्षेत्र पर, ऊंचाई वाले क्षेत्र पर जो किले हैं। ठीक है, लेकिन जो बीकानेर वाला जो किला है ना बिल्कुल समतल पर है, धरातल पर है। ठीक है, तो ध्यान रखने की कोशिश करना। बिल्कुल समतल पर होने के कारण से ऐसे लगता है कि मानो कोई धरती ने यानी जो जमीन ने कोई जेवर या गहने पहन रखे हो। भाई एक प्रकार की इसकी सौंदर्यता होगी। ठीक है, सुंदरता। और ऊपर से धरती के ऊपर जो एक खड़ा है, समतल जमीन पर एक खड़ा है, तो जमीन ने जेवर पहन रखे हो या गहने पहन रखे हो। गहनों को अपनी स्थानीय भाषा में जेवर बोलते हैं, आपको भी थोड़ा सा ध्यान होगा। तो इसलिए इसको जमीन का जेवर का नाम जो अन्य नाम दिया गया है। रातीघाटी का किला, देखिए जो पहले के टाइम में जो बीकानेर वाला जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में जो किला है उस क्षेत्र को रातीघाटी कहा जाता था। ठीक है, रातीघाटी कहा जाता था। तो इस जो रातीघाटी जो यहाँ का जो नाम होने के कारण इस किले का नाम भी जो अन्य नाम भी इन रातीघाटी रखा गया है, या रातीघाटी अन्य नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, तो जमीन का जेवर और रातीघाटी का किला दो इसके अन्य नाम है। जूनागढ़ जो इसका प्रॉपर नाम है, जूना का अर्थ होता है पुराना। ठीक है, पुराने किले के स्थान पर बनाए जाने के कारण इसका जूनागढ़ नाम पड़ा है। ऐसी यहाँ की मान्यता है, ऐसी यहाँ की जो जनश्रुतियां हैं, जो किंवदंतियां हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात आती है
कि यहाँ पर जो इस किले का निर्माण कब करवाया गया था, कौन करवाता है। तो पहले अपन जब राजवंश पढ़ते हैं तब रायसिंह पढ़ते हैं, बीकानेर के रायसिंह में। तो देखिए करमचंद की देखरेख में रायसिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, मैं आपको बता चुका हूँ। आप वहां से भी रिलेट कर सकते हो एक बार वापस, और एक बार यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। लिखने की यहाँ पर भी कोशिश करना। जो बीकानेर के जो महाराजा रायसिंह थे, उन्होंने अपने जो उनके मंत्री थे करमचंद, तो उनकी देखरेख में इस किले का निर्माण करवाया था। मैंने वहां पर भी सन भी बताया था भाई कब से कब तक इसका निर्माण होता है, यानी 1594 तक होता है, 1589 से 1594 तक, ठीक है। 1589 टू 94 तक इसका निर्माण कार्य चलता है, कंस्ट्रक्शन कार्य चलता है। जूनागढ़ किले का रायसिंह के शासनकाल में चलता है, और करमचंद की देखरेख में इस किले का निर्माण होता है, ठीक है। तो राजा कौन है ये बनवाते समय? रायसिंह, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और करमचंद की देखरेख में इस किले का निर्माण कार्य होता है, कंस्ट्रक्शन जो कार्य होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन इसकी आकृति। अब देखिए थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। अपन पहाड़ों पर पढ़ रहे थे, कोई किला त्रिभुजाकार है, कोई मछली के समान यानी मछली के समान है, कोई जो भाई यानी रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान है, ठीक है, कोई अंगड़ाई लेते शहर के समान यानी प्रतीत होता है। तो देखिए इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति है चतुर्भुजाकार, ठीक है। चतुर्भुजाकार इसकी आकृति है। जमीन पर है तो कारीगरों को थोड़ी सी सहूलियत मिली होगी काम करने की, तो गुणिया गुणिया लगा के और सही तरीके से इसका काम किया होगा। तो चतुर्भुजाकार ये जो किले की आकृति है, ये भी आप लिख लेना। इसके बाद में अपन बात करते हैं खाई की। इसके चारों ओर खाई है, ठीक है, किले के चारों ओर खाई है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। पारिक दुर्ग का उदाहरण हो सकता है जो खाई होने के कारण से। अपन जो शुक्र नीति जो पुस्तक है अकॉर्डिंग 9 प्रकार के किले पढ़े थे, उनमें अपन पारिक दुर्ग भी पढ़े हैं, एक प्रकार पढ़े थे, ठीक है। तो ये खाई होने के कारण ये पारिक दुर्ग का उदाहरण भी है। इसके बाद में बात करते हैं इस किले में जो मुख्य जो इमारतें हैं, इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है, जो प्रसिद्ध है, एग्जाम की दृष्टि से प्रसिद्ध है, उनकी अपन बात कर लेते हैं। वही वो कौन कौन से हैं? अनूप महल, ठीक है, अनूप महल आप लिख लेना। अनूप महल बीकानेर किले में स्थित है। बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था अनूप महल में, ठीक है। तो अनूप महल थोड़ा सा ध्यान रखना, बीकानेर के किले में है। अनूप सिंह वैसे बीकानेर के राजा है, बड़े राजा हुए हैं, तो उनका नाम शायद भूला भी नहीं जा सकता और भुलाया भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो अनूप महल बीकानेर के किले में है, और इस अनूप महल में यानी बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था। अनूप सिंह के समय में ये जो महल है, अनूप महल जो यानी बनता है। इसके बाद में और बात करते हैं गंगा विलास महल। तो बीकानेर के बड़े राजा हुए हैं गंगा सिंह जी, तो उनका इतिहास तो वैसे ही नहीं भुलाया जा सकता। गंगा सिंह जी यानी भाई देखिए बड़ा नाम एक राजा के रूप में गंगा सिंह बीकानेर से आता है, तो गंगा विलास महल है जो बीकानेर किले में है, तो ये भी आप कर सकते हो डायरेक्ट ऑप्शन में अगर आ जाता है तो। गंगा विलास महल निम्नलिखित में से किस किले में है? तो जूनागढ़ किले में अगर ऑप्शन आ जाता जूनागढ़ किला तो आप कर लोगे। रातीगाड़ी का किला भी आ जाता है, तब आपको 2-3 फैक्ट अलग यानी ध्यान रखने होंगे। भाई जूनागढ़ को रातीगाठी भी कहा जाता है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। फिर इसके बाद में बात आती है कि भाई जो ऐसा कहा जाता है इस किले में लिफ्टें भी लगी, यानी लिफ्ट भी लगी हुई है, ठीक है। देखिए उस जमाने में भाई लिफ्ट का लगाना एक अलग ही बात है, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है बात, ठीक है। तो इस किले में लिफ्ट लगी हुई है, ये भी आप नोट कर सकते हो। इसके यानी क्वेश्चन बन सकता है किस किले में लिफ्ट लगी हुई है, तो बीकानेर के जूनागढ़ किले में जो लिफ्ट लगी हुई है। इसके बाद में बात करते हैं सूरजपोल, ठीक है। तो सूरजपोल गेट पर जो सूरजपोल गेट, इस देखिए जो सूरजपोल नाम से गेट अलग अलग जो किलों में हो सकता है, जो भाई इस प्रकार से जो नाम दिया गया है इन किलो जो दरवाजों का, कि सूर्य की तरफ जो यानी झांक रहा है, सूर्य उदय होता है उस तरफ जो दरवाजा झांक रहा है, या जो वो दरवाजा खुलता है, या जो देख रहा है वो दरवाजा, तो उसका नाम यानी सूर्य महल यानी सूर्य दरवाजा निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नाम रखे गए हैं। लेकिन अपने लिए जो सूरजपोल दरवाजा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूं। यहाँ पर रायसिंह प्रशस्ति लगी हुई है, ठीक है। जो सूरजपोल दरवाजे पर बीकानेर जो किला है, इसका जो सूरजपोल दरवाजा है, यहाँ पर रायसिंह प्रशस्ति लगी हुई है, और ये जो जेता के द्वारा लिखी हुई है। मैं अपन जब बीकानेर का इतिहास पढ़ रहे थे, राजवंश पढ़ रहे थे, उस समय मैं आपको बता चुका हूँ कि रायसिंह प्रशस्ति जैता के द्वारा लिखी गई है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में बात आते हैं जो भाई सूरजपोल दरवाजा, जयमल और पत्ता की मूर्तियां, मैं ये भी आपको पहले बता चुका हूँ, गजारूढ़ जो मूर्तियां, ठीक है। तो जयमल और पत्ता जो
चित्तौड़ युद्ध में लड़ते हैं। चित्तौड़ के जो युद्ध होता है 1568 वाला, वहां पर लड़ते हुए जो शहीद हो जाते हैं। तो इनकी जो गजारूढ़ मूर्तियां सूरजपोल दरवाजे पर लगी हुई है। ठीक है, 1568 में जो चित्तौड़ का यानी चित्तौड़ का जो साका होता है, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, तो वहां पर ये लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा साका होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट और जो सेकंड साका होता है उसका आप कमेंट बॉक्स में ऐड करो, देखो कब कब हुए थे और कौन कौन यहाँ पर जो शासक थे और सामने वाला जो आक्रमणकारी है, जो दुश्मन कौन था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अपन जो चित्तौड़ युद्ध होता है 1568 में, तो इस समय जो जयमल और फत्ता जो शहीद हो जाते हैं लड़ते हुए, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनकी गजारूढ़ मूर्तियां सूरजपोल दरवाजे जो बीकानेर वाले जो जूनागढ़ किले पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं मेहरानगढ़ किले की। जो बीकानेर वाला जूनागढ़ किला कंप्लीट हो चुका है, मेहरानगढ़ किला है जोधपुर में। इसके भी जो समझने वाले फैक्ट हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट किला है। देखिए, एक तो देखा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में, जो मेहरानगढ़ किला है जोधपुर का, इसको मेहरानगढ़ नाम कैसे दिया गया है। ठीक है, वैसे मेरा तो जो कर्तव्य है, मेरा तो जो फर्ज है, मैं निभाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप भी थोड़ी कोशिश कीजिए कि इसको मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है। ठीक है, जो मेहरानगढ़ जो किला है ये जोधपुर में है। आप ये भी नोट कर लो, स्टार्टिंग में ये पता होना चाहिए मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं इसका निर्माण कौन करवाता है। इसका निर्माण करवाता है जोधा। ठीक है, आप लिख लेना, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है, इसका निर्माण जोधा के द्वारा करवाया जाता है। हालांकि थोड़ी बहुत बात अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जो राजवंश पढ़ रहे थे। देखिए, अपन ज्यादातर जो किले हैं उनकी बातें राजवंशों के टाइम में पढ़ लिए हैं, लेकिन अपना उद्देश्य यह है कि भाई जो दुर्ग स्थापत्य कला की बात आती है, जो कल यानी स्थापत्य कला की बात आती है, वहां पर भी अपने को कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर अपन थोड़ा अब जो पर्टिकुलर एक दुर्ग या किले के लिए पढ़ रहे हैं, वहां पर जो राजवंश पढ़ रहे थे, तो वहां पर कुछ ना कुछ फैक्ट अपने से छूट सकते हैं। तो यहाँ पर अब जब जैसे मेहरानगढ़ किला है, तो मेहरानगढ़ किले की प्रॉपर बात होगी, मेहरानगढ़ किले की विस्तार से बात होगी। तो ये इसलिए अपन यहाँ पर दुर्ग वाला जो टॉपिक अलग से पढ़ रहे हैं। वैसे अपन नॉर्मल बात है तो राजवंश पढ़ रहे थे, उस समय में भी कर लिए थे। जैसे जोधा पढ़ रहे तो जरूर है कि भाई अपन मेहरानगढ़ किला थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे। तो जोधा के समय में इसका निर्माण होता है, जोधपुर में स्थित है। इसकी आकृति की बात आती है तो मयूर की आकृति या मोर की आकृति में इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया है। ठीक है, इसकी आकृति मोर या मयूर की आकृति है, तो इस मोर के जैसा ये दिखाई देता है दूर से देखने पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कब आप ये मत सोच लेना भाई पांकड़े तो फैला रहे नहीं, ये जो किला पांकड़े फैलाता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा मोर के जैसे। कुछ न कुछ या कैसे न कैसे या थोड़ा बहुत मयूर की आकृति में ये प्रतीत होता है, दिखाई प्रतीत होता है, दिखता है। ठीक है, तो इसको मोर की आकृति में दिखाई देने के कारण इसको कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़। ठीक है, मयूर की आकृति में होने के कारण इसको कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं कि जो मेहरानगढ़ को कहा गया है। देखिए, आपकी जिम्मेदारी है या आप भी कोशिश किया करो, ऐसे जो कोई फैक्ट आ जाता है उसको यानी समझने की या खंगालने की, भाई क्यों कहा जाता होगा। कुछ लोग कह देते हैं भाई मोर की आकृति में होने के कारण इसको मिहिर कहा गया है। कुछ लोग कह देते भाई इसकी नींव में किसी की नरबली लगी थी, उसकी वजह से भाई इसका जो नाम मेहरानगढ़ कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जो जोधपुर के जो शासक थे, ये जो राठौड़ शासक थे, ठीक है, राठौड़ शासक थे, और जो ये राठौड़ यानी सूर्यवंशी जो राठौड़ों का यहाँ पर शासन रहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जोधपुर के शासक जो थे सूर्यवंशी राठौड़ थे, और सूर्यवंशी जो ये राठौड़ थे, तो इनका जो मुख्य प्रतीक होगा सूर्य, और सूर्य को जो सूर्य का जो पर्यायवाची होता है मिहिर होता है। ठीक है, अब मिहिर से मेहरानगढ़ हो जाता है। मिहिरगढ़, मिहिरगढ़, मिहिरानगढ़, मिहिरानगढ़, और मिहिरानगढ़ से होता है ये मेहरानगढ़ हो जाता है। तो सूर्यवंशी राठौड़ों का किला होने के कारण ये जो किला जो मेहरानगढ़ कहलाता है। सूर्य का जो पर्यायवाची अपन पढ़ते हैं मिहिर, और मिहिर से मिहिरानगढ़ होता मेहरानगढ़ हो जाता है, जो वर्तमान में इसका नाम है, जो जाना जाता है मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये मेहरानगढ़ है, मिहिर से बना है।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना प्लीज। थोड़ा सा वापस में कोशिश करूंगा आपको कहने की, या जो रिक्वेस्ट करूंगा आपको याद रखने के लिए, वह मेहरानगढ़ या मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है। तो सूर्यवंशी राठौड़ों का किला होने के कारण ये जो किला है मेहरानगढ़ कहलाता है। सूर्य का जो पर्यायवाची होता है मिहिर, ठीक है। इसके बाद में अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो किले का जो कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है, इस किले की जो नींव रखी जाती है, तो किसी की भाई नरबलि की आवश्यकता पड़ रही थी। तांत्रिक जो वास्तु दोष के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो कोई जो ज्योतिष वगैरह आए होंगे उन्होंने बताया होगा कि यहाँ पर तो नरबलि चाहिए इसका जो निर्माण कार्य में, ठीक है। तो एक कोई राजिया नामक कोई बंदा था, राजा राम या राजिया। कुछ जगह पर अपन राजिया भी पढ़ लेंगे बुक्स में, और कुछ जगह पर इसका नाम आता है राजा राम। तो इस किले का जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, इसकी नींव रखी जा रही थी, या जो आधारशिला रखी जा रही थी, उस समय राजिया या राजा राम नामक जो व्यक्ति ने नरबलि दी थी, ठीक है। अब बात आती है ये जो किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर बना हुआ है। अब बात करेंगे अपन चिड़ियाटूंग पहाड़ी कैसे हुई है, चिड़ियाटूंग पहाड़ी क्यों बनी, ये चिड़ियाटूंग पहाड़ी का नाम चिड़ियाटूंग पहाड़ी कैसे बना, ठीक है। यहाँ पर एक जो साधु जी रहते हैं, साधु महात्मा रहते थे, एक जो साधु महाराज रहते थे, एक बाबा जी रहते थे, चिड़ियानाथ जी उनका नाम था, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश करना, जो एक किंवदंतियां है, ये जो कहानियां हैं, तो इस प्रकार से अपने को याद रह जाए तो बेस्ट है। साधु महाराज रहते थे यहाँ पर, साधु महाराज यहाँ पर रहकर अपनी तपस्या करते थे। देखिए टूंक का मतलब होता है चोटी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, टूंक का मतलब होता है चोटी। अब देखिए अपन पहले भी बात कर चुके हैं, जब मेवाड़ वाला इतिहास पढ़ रहे थे अपन कि जोधा उधर से भाग कर आता है मेवाड़ से, जब आवल बावल की संधि होती है, आवल बावल की संधि 1453 में होती है, आपको भी याद होगी, नहीं रहती है तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ। 1453 में आवल बावल की संधि होती है कुंभा और जोधा के बीच में, ठीक है, कुंभा और जोधा के बीच में, मेवाड़ का जो कुंभा और इधर से जोधा, आवल बावल की संधि होती है। किस प्रकार से संधि होती है, कौन कौन सी जगहों को फिक्स किया जाता है, वो अपन बात नहीं करेंगे, पहले बात कर चुके हैं। तो 1453 में आवल बावल की संधि होती है 14 और यानी जोधा और कुंभा के बीच में, ठीक है, 1453 में। तो देखिए जो जोधा और कुंभा के बीच में जो है संधि होती है, इसके बाद में जब वो जोधा है, यानी पहले तो भाई जो मंडोर की तरफ घूम रहा था, मंडोर उसको लग रहा था कि भाई यार सुरक्षित नहीं है मंडोर, तो कहीं ना कहीं सही जगह पर अपने को किला विला बनाना चाहिए, राजधानी बनानी चाहिए। तो फिर जो मंडोर छोड़कर मंडोर से जोधा इधर आता है, यानी मेहरानगढ़ की तरफ या जो जोधपुर की तरफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर एक किला बनवाता है, किला बनवाने की प्लानिंग करता है, तो उसको लगा भाई यार ये जगह सही है, जो पहाड़ी है ये जो सही है, जगह सही है, ठीक। इसके बावजूद यानी इसको जोधा को पता चलता है कि भाई यहाँ पर तो यार एक बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, बाबा जी को उठाया जाना चाहिए। जोधा कहते हैं चिड़ियानाथ जी को, भाई चिड़ियानाथ जी अब चिड़ी की तरह उड़ जाओ जल्दी से यहाँ से, यानी फरार हो जाओ, यहाँ पर तो मैं किला बनवाऊंगा। चिड़ियानाथ को लगा यार मेरा घर उजाड़ रहा है। अब चिड़ियानाथ कहता है जोधा देख मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, मेरी तपस्या को अगर तूने भंग किया तो देख ले तुझे श्राप मिलेगा। अब जोधा कहता है फालतू ज्ञान तो दे मत बाबा जी, और यहाँ से निकल ले, ठीक। अब जो चिड़ियानाथ जी गुस्से में हो जाते हैं, श्राप देते हैं चिड़ियानाथ जी मारवाड़ वालों को या जोधा को श्राप देते हैं कि मैं श्राप देता हूँ कि जो जोधपुर के शासक हैं अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएंगे, और यहाँ पर जो मेहरानगढ़ जो किला है यहाँ पर पानी की बहुत कमी होगी, एक प्रकार से अकाल मान लो जो पानी की कमी आएगी, ठीक है। एक यानी चिड़ियानाथ जी श्राप देते हैं कि जोधपुर में या जो मेहरानगढ़ में पानी की कमी होगी, और जोधपुर के जो शासक है जब तक मेहरानगढ़ किले में रहेंगे तब तक वो अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएंगे या मुंह नहीं देख सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ, देखिए शब्दों पर जाने की कोशिश करना, कि मेहरानगढ़ किले में रहते हैं तब तक अपने पोते का मुंह नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब यह है कि पोता होता उससे पहले जो शासक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो श्राप, इस प्रकार का श्राप देता है या श्राप देते हैं चिड़ियानाथ जी माँ, ये जो बाबा जी थे, ठीक है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि इस किले के जो बाहर या इस किले के पीछे, हालांकि चिड़ियानाथ जी का जो भी मंदिर बनवाया गया था,
इसके पास में ही, ठीक है। तो इसके पास में ही है बताया भाई जो चिड़ियानाथ जी का मंदिर, तो आप लिख लेना या साइड में लिख लेना भाई जो किले के पास में चिड़ियानाथ जी का जो भी मंदिर है चबूतरा है वो बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ी सी और बात करते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे भाई नहीं है, अब तो देखते हैं। देखिए पहली बात तो अब जो राजवंश है ना, जो राजतंत्र है नहीं, लेकिन कालांतर में जब ये जोधपुर वाले जो शासक थे, जो मारवाड़ के शासक थे, इनको लगा कि भाई इस प्रकार की जो परेशानी है, पानी की कमी है और जो ये जो श्राप मिला हुआ अपने को, जो जोधपुर जो शासक है अपने पोते का मुंह नहीं देख पाते हैं, तो कालांतर में मेहरानगढ़ किले को छोड़ देते हैं, मेहरानगढ़ किले में रहना छोड़ देते हैं। और जो फिर उम्मेद पैलेस की अपन बात करते हैं, जोधपुर में जो उम्मेद पैलेस है, तो उम्मेद पैलेस में आकर रहने लग जाते हैं जोधपुर का राज परिवार, ठीक है। उसके बाद में फिर जो पोते पड़पोते जो भी उनके मुंह वगैरह देख लेते हैं, जो श्राप हट जाता है। और हालांकि मैं वापस बताने की कोशिश करूंगा भाई जो इन्होंने फिर जो चिड़ियानाथ जी का एक जो चबूतरा वबूतरा चौतरा वौतरा बनवा दिया होगा, तो फिर इनका जो श्राप खत्म हो गया होगा, ठीक है। और पहले भी उन्होंने श्राप इसी प्रकार से दिया था कि जब तक ये जो मेहरानगढ़ किले में शासक रहते हैं तब तक ये अपना जो पोते का मुंह नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है, समझ में भी आ गई होगी आपको। अब बात आती है कौन कौन से जो इतिहासकार क्या कैसी क्या तुलना करते हैं, क्या कहते हैं इस किले के लिए। तो रूडयार्ड किपलिंग अपन पहले बात कर चुके हैं, रूडयार्ड किपलिंग की। जब जो मारवाड़ का इतिहास अपन राजवंश पढ़ रहे थे, तो रूडयार्ड किपलिंग यहाँ पर काफी समय तक रहता है, जोधपुर में रहता है। तो रूडयार्ड किपलिंग जो ब्रिटिश इतिहासकार, जो ब्रिटिश साहित्यकार था, ठीक है, रूडयार्ड किपलिंग जो ब्रिटिश साहित्यकार था, वो इस किले के लिए कहता है, इस किले की जो सुंदरता के लिए या इस किले की जो भी स्थापत्य जो कला है उसको देखकर कहता है कि यार इस किले का जो निर्माण है जो देवताओं और परियों के द्वारा किया गया है, कि जो नॉर्मल है, जो आम आदमी है, वो तो इस किले का निर्माण ऐसा नहीं कर सकते हैं। इतना सुंदर है कि इसका जो निर्माण है, जो निर्माण कार्य है, जो देवताओं और परियों के द्वारा, ठीक है, देवताओं और परियों के द्वारा जो इसका निर्माण कार्य किया गया है, ऐसा कौन कहता है? रूडयार्ड किपलिंग। एक ब्रिटिश साहित्यकार था रूडयार्ड किपलिंग, ठीक है। देवताओं और परियों के द्वारा इसका निर्माण, फरिश्ताओं के द्वारा भी ये बताता है, देवताओं, परियों और फरिश्ताओं के द्वारा, ठीक है। देवताओं, परियों और फरिश्ताओं के द्वारा इसका निर्माण कौन बताता है? रूडयार्ड किपलिंग। अब इसके बाद में अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए करणी माता के लिए अपन बात कर चुके हैं। करणी माता इस किले की नींव रखती है, ठीक है। करणी माता इस किले की नींव रखती है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि निम्नलिखित में से किस किले की नींव या आधारशिला करणी माता के द्वारा रखी गई है? तो मेहरानगढ़ किले की रखी गई है। अब आगे और बात करते हैं। ये जो किला है, इस किले में यानी जो तोपें रखी हुई है उनके लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि जो तोपों का नाम दे दिया जाएगा कि ये निम्नलिखित में से कौन से किले में रखी हुई है, ठीक है। तो गजक, गुब्बारा, ठीक है। इस प्रकार जो गजक, गुब्बारा, जो शंभुबाण, इस प्रकार जो ये तोपें हैं इनका नाम आता है नुसरत, गजनी, ठीक है। देखिए ये कुछ जगह पर ये जो गजनी जो तोप है इसका नाम गजनी खान भी मिल जाएगा, कुछ जगह पर अकेला गजनी भी मिल जाएगा। तो गजक, गजनी, शंभुबाण, ये गजनी में 2 बार लिख दिया भाई, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नुसरत, गजक, गजनी खां, शंभुबाण, ठीक है, और एक गुब्बारा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक जो किलकिला और भवानी भी है भाई, ठीक है, आप लिख लेना किलकिला और भवानी। ये जो इस प्रकार की जो तोपों के नाम है वो इस मेहरानगढ़ किले में रखी हुई है। किलकिला, भवानी, गजक, गजनी खां, शंभुबाण, गुब्बारा, ठीक है, नुसरत। अब देखिए ये जो ये तोपें हैं ये अलग अलग और भी अपन शायद किलों में पढ़ लेंगे भाई, कौन सी तोप कहाँ पर रखी हुई है, कौन सी तोप भाई। देखिए अपन ये जो तोपें हैं ये जो फैक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में,
कोई कौन सी तोप कौन से किले में रखी हुई है, ये कौन से किले में, निम्नलिखित में से जो ये तोपों के नाम दे दिए जाते हैं और ये तोपें रखी हुई है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये इसी प्रकार के जो क्वेश्चन बनने लग गए हैं आजकल, ठीक है। तो कहीं से भी डायरेक्ट ये नहीं पूछते भाई जो जोधा का संबंध किस रियासत से है, यार हर किसी को ही पता होगा। तो जोधा का समय हर वो स्टूडेंट इतना सा तो जानता ही है। तो आजकल ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन तो बनने हो गए बंद, और ये इस प्रकार से घुमा फिरा के नाम पूछ ले जाते हैं। नुसरत और गुब्बारा नामक जो तोपें हैं निम्नलिखित में से किस किले में रखी हुई है, तो फिर आपको करना पड़ेगा मेहरानगढ़ किला। अब बात आती है इस किले की जो इमारतों के बारे में। तो इस किले की इमारतें मैं बताने की कोशिश करूँ, एक तो फूल महल है और एक मोती महल है, ठीक है। अब और भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लिखते जाना, जो ऊपर से नीचे एक एक करके लिख लेना। जो कोई ऐसी होगी जो इमारत या बिल्डिंग में उसका नाम लिख दूंगा, जो भाई थोड़ी टफ रहेगा उसका नाम। तो एक तो फूल महल है और एक मोती महल है। देखिए फूल महल और मोती महल इंपॉर्टेंट है मेहरानगढ़ किले की जो इमारतें हैं उनमें से। तलहटी महल भी है, ठीक है, तलहटी महल, और जो भूरे खान की मजार, ठीक है। तलहटी महल, भूरे खान की मजार है, श्रृंगार चौकी है। देखिए श्रृंगार चौकी है तख्त सिंह के द्वारा निर्मित है, ठीक है। तख्त सिंह जो मारवाड़ के राजा हुए थे उनके द्वारा निर्मित है श्रृंगार चौकी। यहाँ पर राजाओं का राज तिलक हुआ करता था। थोड़ा सा आप कोशिश कर लेना समझने की। श्रृंगार चौकी, व चौकी पर बैठकर राजा अपना राज तिलक करवाएगा, ठीक है। तो श्रृंगार चौकी तख्त सिंह के द्वारा निर्मित है। यहाँ पर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। यहाँ पर मेहरानगढ़ किले में भूरे खान की मजार भी है। कीरत सिंह सोडा की छतरी भी है, ठीक है। जो मेहरानगढ़ किले में कीरत सिंह यानी सोडा की छतरी भी है। धन्ना भीमा ब्रैकेट में मामा भाणजा की छतरी भी है, ठीक है। धन्ना भीमा ब्रैकेट में लिख लेना मामा भाणजा, फिर आगे लिख लेना धन्ना भीमा की छतरी भी है। धन्ना और भीमा मामा भाणजा थे, यहाँ पर लड़ते हुए शहीद हो गए थे, तो ये इनकी छतरी यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। चौकेलाव के महल भी है मेहरानगढ़ किले में, ठीक है। चौकेलाव के महल जो मालदेव के द्वारा बनवाए गए थे। इसके बाद में बात आती है रानीसर तालाब। तो रानीसर तालाब भी यहाँ पर है। जोधा की रानी थी, हाड़ी रानी थी, उनके द्वारा या उनके लिए निर्माण कार्य करवाया गया था, ठीक है। रानीसर तालाब, हाड़ी रानी, उनका नाम था जसमादे, ठीक है। जोधा की रानी जो हाड़ी रानी थी उनका नाम था जसमादे, तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, जसमादे ने निर्माण करवाया था, तो इसका नाम रखा गया रानीसर तालाब। इसके बाद में और अपन बात करते हैं मान प्रकाश पुस्तकालय, ठीक है। पहले भी अपन बात कर चुके हैं, जब मारवाड़ का राजवंश पढ़ रहे थे उस समय भी कर लिए थे बात। मान सिंह के द्वारा निर्मित करवाया जाता मान पुस्तकालय, जो मान प्रकाश पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है चामुंडा माता मंदिर। ठीक है, ये जरूर लिख लेना। इसके जो पीछे जो फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट होने का कारण है मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। चामुंडा माता मंदिर कौन से किले में है, तो मेहरानगढ़ किले में है। चामुंडा माता का जो मंदिर का जो निर्माण है जोधा के द्वारा करवाया गया था। 2008 में यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, ठीक है। 2008 में यहाँ पर नवरात्र के समय जो फर्स्ट नवरात्रा था 2008 में, वहाँ उस समय जो यहाँ पर भगदड़ मच जाती है शारदीय नवरात्र पे, ठीक है। जो साल में 4 नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र आते हैं, ठीक है, और 2 जो शारदीय नवरात्रा था, तो उसका जो पहला दिन था उस दिन 2008 में यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। और यहाँ पर देखिए जो भगदड़ में काफी लोग मारे जाते हैं, 200 से अधिक लोग या श्रद्धालु मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये देखिए जो भगदड़ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस भगदड़ जो मची थी इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था, पंडित जसराज चोपड़ा आयोग, ठीक है। जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा लिखना यहाँ पे कोशिश करना आप समझने की। जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग जो 2008 में चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ मची थी, उस भगदड़ की जांच के लिए या इस घटना की जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था जांच करने के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए मैं एक बार वापस बताऊं, चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ किले में है। चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण जोधा के शासनकाल में हुआ था। 2008 के शारदीय नवरात्र का जो फर्स्ट नवरात्र था, उस दिन यहाँ पर जो चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ मच जाती है और 200 से अधिक लोग या 200 से अधिक श्रद्धालु मारे जाते हैं। ये जो भगदड़ मची थी, ये जो घटना हुई थी, इस घटना की जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग का निर्माण किया जाता है। जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग बैठाया जाता है, ठीक है, यह बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग का संबंध किस घटना से है। तो चामुंडा माता के मंदिर में जो घटना हुई थी, जो भगदड़ मची थी 2008 में, इस जो घटना से संबंध है, ठीक है। तो ये वापस एक बार मैं आपको चामुंडा माता मंदिर की बात बताने की कोशिश करूं। चामुंडा माता मंदिर जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में है। ये जो मंदिर का निर्माण जोधा के द्वारा, जोधा के शासनकाल में होता है। 2008 के शारदीय नवरात्र में यहाँ पर जो फर्स्ट नवरात्र को भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में 200 से अधिक श्रद्धालु मारे जाते हैं। इस घटना की जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग बनाया जाता है और ये फिर अपनी जांच करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग का संबंध किस घटना से है। तो जोधपुर के जो मेहरानगढ़ त्रासदी, मेहरानगढ़ भगदड़ या मेहरानगढ़ में से चामुंडा माता मंदिर की घटना से संबंधित है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं पदमसर तालाब। पदमसर तालाब भी मेहरानगढ़ किले में, ठीक है। राव गंगा की जो पत्नी, जो राव गंगा की जो रानी थी पद्मा कुमारी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। पदमसर तालाब, राव गंगा की जो रानी थी पद्मा देवी या पद्मा कुमारी, तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, राव गंगा की रानी पद्मा कुमारी। इसके बाद में बात करते हैं जयगढ़ किला। ये तो आपको सबको पता है, जयगढ़ किला जयपुर में है, ठीक है। अपन इसकी बात करते हैं एक एक करके जो विस्तार से। देखिए जो फैक्ट होते हैं ना, जो किलों से संबंधित हैं, वो या तो पूछ लिया जाता है कहां पर स्थित है, किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, क्यों प्रसिद्ध है, या इसमें कोई इंपॉर्टेंट जो इमारत होती है, जो बिल्डिंग होती है, उसके लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जयगढ़ किला जयपुर में है। इसका निर्माण करवाया जाता मानसिंह के द्वारा। ठीक है, मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। देखिए इसका जो निर्माण पूरा करवाया जाता है वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मानसिंह इसका निर्माण शुरू करवा देता है, जो मिर्जा राजा जय सिंह इसका निर्माण पूरा करवाता है। ठीक है, निर्माण शुरू करवाता है मानसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह इसका निर्माण कंप्लीट करवाता है, पूरा करवाता है। वर्तमान जो इसका स्वरूप है वो स्वयं जयसिंह के द्वारा दिया गया है, ठीक है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखिए ये जो किला है, इससे जो इसके निर्माण कार्य से 3 शासक जुड़ जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है। अब यार निर्माण कार्य पूछ ले तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला मामला है, फिर ऑप्शन देख के आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। या तो तीनों एक साथ आएंगे नहीं, या फिर इस प्रकार का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेंगे, भाई निर्माण शुरू कौन करवाता है, निर्माण पूरा कौन करवाता है, वर्तमान स्वरूप तैयार कौन करवाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, मानसिंह शुरू करवाता है, मिर्जा राजा जयसिंह पूरा करवाता है, जो स्वयं जयसिंह वर्तमान स्वरूप तैयार करवाता है। इसके बाद में बात करते हैं ये जो इसकी स्थिति की, ईगल पहाड़ी पर स्थित है, पहले भी बात कर चुके हैं, ईगल पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर बहुतायत मात्रा में या ज्यादा मात्रा में या ज्यादा संख्या में उस समय ईगल पक्षी रहा करते थे।
ईगल पक्षी होने के कारण इस पहाड़ी का नाम ही ईगल पहाड़ी हो गया भाई। जहां पर ज्यादा ईगल पक्षी रह रहे हैं भाई, जो ईगल पक्षी रह रहे हैं, तो उस पहाड़ी का नाम ही ईगल पहाड़ी हो गया। और वहां पर कालांतर में जो फिर एक किला बनाया जाता है, तो उस समय में यहाँ पर ईगल पक्षी रहते थे। तो ईगल यानी पहाड़ी पर ये जो होने के कारण इस जो किले का नाम रखा गया है चिल्ह कटोला। ठीक है, चिल्ह कटोला मिल जाएगा, ये चील का टोला भी मिल जाएगा, चिल्ह। ठीक है, ये चील का टीला भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ईगल है, चील है, कटोला, इस प्रकार का जो आता है आपका माइंड जयपुर में आ जाना चाहिए, और जयपुर में आते ही जयगढ़ आ जाना चाहिए। ठीक है, ये बात यहां तक हो गई है। आगे अपन चलते हैं। देखिए, ये जो जयगढ़ किला है, आप लिख लेना कि आमेर की संकटकालीन राजधानी। ठीक है, जयगढ़ किला आमेर के शासकों की संकटकालीन राजधानी थी। अपन ऐसे ही पहले भी पढ़ते आए हैं। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी आपको याद आनी चाहिए कुंभलगढ़ किला। आगे भी पढ़ेंगे, ऐसे ही संकटकालीन जो परिस्थितियां आ जाती थी शासकों के सामने, भागकर कहां पर जा सकते थे, या उनके सामने ऑप्शन क्या रहता था कि अपन अपनी सुरक्षा के लिए कहां पर जाकर शरण ले सकते हैं। आमेर के शासकों की संकटकालीन जो राजधानी जो जयगढ़ किला रहता है, मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ किला रहता है। ठीक है, आगे भी अपन बात करते रहेंगे। आगे चलते हैं और आगे बातें करते हैं। यहाँ की जो इमारतों की बात करते हैं, जयगढ़ किले में कौन कौन सी इमारतें हैं। यहाँ पर रहस्यमय सुरंगें हैं। भूल भुलैया की बात पहले करे थे। ठीक है, भूल भुलैया आमेर के किले में है। जयगढ़ किला की बात अब अपन कर रहे हैं, तो जयगढ़ किला में आप लिख लेना रहस्यमय सुरंगें। रहस्यमय सुरंगें हैं, तो मैं बताना चाहूं रहस्यमय सुरंगें क्या है। ऐसा कहा जाता है, हालांकि देखिए देखा हुआ मेरा भी है, हालांकि जो सुरंग में एंट्री नहीं किया था मैं भाई, मैं जाकर नहीं देखा कहां से कहां तक जा रही है। गाइड ने बताया था भाई ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है। ये तो मान लो यहां पर आमेर का किला जो अपन कल पढ़ चुके हैं, ये यहां पर जयगढ़ किला जो अभी पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर नाहरगढ़ किला। ठीक है, जो आगे अपन पढ़ेंगे। यही भौगोलिक स्थिति है इन किलों की। जयगढ़ और नाहरगढ़ लगभग दोनों की स्थिति बराबर हो सकती है ऐसे, लेकिन जो आमेर किला है थोड़ा नीचे है। ठीक है, आमेर किले के नीचे माउटा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं जब आमेर किले में गया था, तब गाइड अंकल ने बताया कि यहाँ से जो ये सुरंग जा रही है, ये जो जयगढ़ किले तक जा रही है, ये जो सुरंग आगे पास होकर जो दूसरी सुरंग इधर नाहरगढ़ की तरफ भी जा रही है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है। देखिए, गाइड ने यहाँ तक बताया था मुझे कि जो कोविड काल से पहले यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था भी थी। हालांकि कोविड के बाद में उस व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। अब भगवान जाने वो ई रिक्शा चलाया जाता है या नहीं चलाया जाता। आप भी एक बार जाकर देख लेना, चलाया जाता हो तो अच्छी बात है, जाकर देख लेना। लेकिन इतनी लंबी वही सुरंग है, डर लगेगा आपको भी। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो आमेर किला है, ये जयगढ़ किला है, ये नाहरगढ़ किला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई होगी। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी नहीं आई हो समझ में, एक बार वापस बैक करके देख सकते हो वीडियो को। फिर नहीं समझ में आए तो वापस बैक करके देख सकते हो वीडियो को। फिर भी नहीं समझ में आए तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं अपन, जो पानी के विशाल टांके बने हुए हैं। ठीक है, पानी के विशाल टांके बने हुए हैं, आप लिख लेना। पानी के विशाल टांकों का मतलब है उस समय वे पहाड़ों पर ये रहा करते थे, किले पहाड़ों पर थे, तो पानी की आवश्यकता है। अब ये तो है नहीं कि बोरिंग खुदवा दे, वहां पे ट्यूबवेल खुदवा दे, पहाड़ों पर कुआं खुदवा दे। ठीक है, तो अब क्या करें, जो वर्षा का पानी है, जो बारिश का जो पानी है, रेन वाटर है, उसको थोड़ा सा अपन संकलित कर ले, जो उसका संग्रह कर ले तो अच्छा रहेगा। तो ये टांके बनवा लेते हैं, तो वर्षा का जो जल है संग्रह किया जाता, संग्रहण किया जाता था वहां पर। ठीक है, तो विशाल टांके यहाँ पर है पानी की व्यवस्था के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं हथियार ढालने का कारखाना। हथियार ढालने का कारखाना आप लिख लेना। हथियार ढालने का जो कारखाना से मतलब है कि
कि युद्ध वगैरह जो होता तो यहाँ पर अगर हथियार वगैरह जो कम भी पड़ जाते तो यहाँ हैंड टू हैंड जो तैयार करने के लिए एक कारखाना तैयार करवा रखा था इन्होंने, जो शासकों ने, ठीक है। देख के आना कभी जाओ तो हथियार डालने का कारखाना है भाई, थोड़ा साही तरीके से समझने की कोशिश किया करो ऐसी चीजों को भाई। किस प्रकार की जो मशीनें हैं, किस प्रकार के जो यंत्र लगे हुए हैं, किस प्रकार से ऊपर जो इस प्रकार से थोड़े लगे हुए, मैंने देखने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी। फिर जो एक ये ऊपर रूम है, इसके नीचे एक और रूम है। यहाँ पर जो वहाँ उस समय की जो व्यवस्था थी जानवरों की, जो बड़द बोलते हैं, जो बैल होते हैं, वो इसको घुमाते थे। ऊपर अब ये घूमता था, ये जो चक्कर है, ठीक है, जो भी यंत्र है, इस प्रकार से यहाँ सब भाई भगवान ने कैसे जो भाई यंत्र बनते थे, हथियार बनते थे, समझने की और कोशिश कर लेना। गाइड को और 150 रुपये दे देना और समझा देगा सही तरीके से, ठीक है। अब आगे फिर बात करते हैं कि हथियार डालने का कारखाना कहाँ पर है। तो निम्नलिखित में से किस दुर्ग में, तो जयगढ़ का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। इसके बाद में जो बात आती है जयवाण तोप, ठीक है। हथियारों का, हथियार डालने का कारखाना है तो हथियारों का यहाँ पर खजाना है। अब बात और आगे आती है जयवाण तोप। तो जयवाण तोप तो भाई अपनी आभा बिखेरती है, वहां पर शान से खड़ी है, 3 सेट उसके लिए लगा रखे हैं। सही तरीके से जाकर देखना, सब लोग उसके आगे फोटो खिंचवाने को तैयार रहते हैं, भीड़ लगी रहती है काफी जयवाण तोप के सामने या जयवाण तोप के आगे, ठीक है। वह बड़ी सी तोप है, ऐसा कहा जाता है। इन लोगों ने बना तो बहुत बड़ी तोप दी, लेकिन वो वहां से ज्यादा आगे चल नहीं पाती है और उसको प्रयोग के रूप में एक ही बार छोड़ा जाता है। एक बार छोड़ने पर भी उसका गोला जाता है चाकसू की तरफ जाता है और वहां पर एक जो तालाब खुद जाता है, एक गड्ढा खुद जाता है और वो तालाब बन जाता है, ठीक है। ये किंवदंतियां हैं, आप भी देख लेना, या तो चाकसू में जाकर देख लेना वो गोला कहाँ पर गिरा था उस तोप का। और ये जो मान सिंह के समय यानी सवाई जय सिंह के समय में ये जो जयवाण तोप है ये बनवाई जाती है या तैयार करवाई जाती है, ठीक है। सवाई जय सिंह ने ये जो तोप है बनवाई। इसके बाद में अपन बात करते हैं कछुआ राजाओं का खजाना है यहाँ पर, ठीक है। कछुआ शासकों का खजाना है। खजाने का मतलब पैसे टकों का जो दबा हुआ माल है, ठीक है, जो धातु दबी हुई है, जो इनका खजाना, खजाना आप सब समझते हो, दबी हुई चीजें, पुरानी चीजें, कीमती धातु इसमें दबी हुई है यहाँ पर जयगढ़ किले में। अब मैं फिर बताने की कोशिश करूँ, जब वो अपन शासक पढ़ते हैं तब वो भाई मुगलों के अधीनता में कहाँ कहाँ पर जो गवर्नर रहते हैं वहां से माल लूट कर लाते हैं, वहां से माल लाते हैं, मुगलों से माल लेते हैं उपहार के तौर पर, तो उनको ये यहाँ पर गड़वा देते हैं, ठीक है। हालांकि वर्तमान में ऐसी जनश्रुतियां जो किंवदंतियां हैं कि इनको अब पता नहीं है वो कहाँ पर गड़ा हुआ है। हालांकि एक जो कैंडिडेट है भारत में वो पूजा उजा करवा लेते हैं, जो देवताओं से, देवताओं के पास जाते हैं पूजा उजा करवाने के लिए, और वो जो थे श्रीमती जी इंदिरा गांधी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे पता लगवा लेते हैं कि कहाँ पर जो खजाना दबा हुआ है। जब आपातकाल लगता है, आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार के समय यहाँ पर खुदाई करवाई जाती है, ठीक है। जो खजाना है, कछुआ शासकों का जो खजाना था उसको प्राप्त करने के लिए खुदाई करवाई जाती है आपातकाल के समय। बिल्कुल कोई किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी, सड़कों पर भी आप आने जाने की अनुमति नहीं थी। ओनली भारत सरकार के ट्रक चल रहे थे उस समय, दिल्ली से जयपुर यानी आमेर और आमेर से दिल्ली। अब देखिए कांग्रेस सरकार या इंदिरा गांधी सरकार ने इस प्रकार का अनाउंसमेंट किया था कि भाई हमें कोई खजाना प्राप्त नहीं हुआ है यहाँ पर। और फिर भाई जो कुछ लोग कहते हैं, तत्कालीन समय के जो लोग थे वो कहते हैं भी इस प्रकार के, भाई हमने तो यहाँ से आते जाते ट्रक ही देखे, किसी कोई भी या किसी भी प्रकार के लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं थी। सरकार के आदमी थे, उन्हीं को अनुमति होती थी। अब वो ट्रक जा रहे थे और आ रहे थे तो उनमें कुछ ना कुछ तो गया होगा, तो कुछ तो मिला होगा इनको, लेकिन सरकार के द्वारा बिल्कुल मना कर दिया जाता, हमें कुछ नहीं मिला, ठीक। तो ये बात थी इंदिरा गांधी सरकार के समय में, आपातकाल के समय यहाँ पर खजाने को खुदवाया गया था, खुदाई करवाई गई थी, ठीक है। देखिए खजाना प्राप्त करने के लिए खुदाई करवाई गई थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक और विजयगढ़ी, यहाँ पर जो इमारतों में बात कर लेते हैं विजयगढ़ी। विजयगढ़ी है ये एक प्रकार की जेल हो सकती है, जेल होती थी विजयगढ़ी। देखिए ये राजनीतिक कैदियों के लिए जेल थी विजयगढ़ी,
राजनीतिक कैदियों के लिए जेल थी। ये जो सवाई जयसिंह ने यहाँ पर अपने भाई विजय सिंह को नजरबंद किया था, ठीक है। राजनीतिक कैदियों के लिए जो विजयगढ़ी थी, जेल थी, सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को नजरबंद किया था, ठीक है। सवाई जयसिंह ने विजय सिंह को यहाँ पर नजरबंद किया था। ये जो बात हो चुकी है जयगढ़ किले की हो चुकी है। जयगढ़ किला जयपुर में स्थित है, ठीक है। अपन जो इसके इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो कर लिए हैं, उनको जानने की कोशिश किए हैं। ये देखिए, ये चीला कटोला वाला जो फैक्ट है ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसके लिए पूछा जाता है। जयवण तोप के लिए पूछा जाता है, ठीक है। विजयगढ़ी भी इंपॉर्टेंट है, और ये रहस्यमय सुरंगें हैं, इनके लिए पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से किले में, कौन सी दुर्ग में रहस्यमय सुरंगें हैं। अब बात आती है नाहरगढ़ किला। जयपुर का ही जो किला है, जयपुर में जो किला है, तो इसकी बात कर लेते हैं। नाहरगढ़ किले का जो किस प्रकार से नाम पड़ता है, पहले नाम क्या था? सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता था इसको। नाहर सिंह भूमिया के नाम से इसका नाम नाहरगढ़ जो हुआ माना जाता है। ठीक है, लिख लेना। नाहरगढ़ जो किला है जयपुर में स्थित है, जयपुर में है। सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 में इसका निर्माण करवाया जाता है मराठाओं के आक्रमणों से बचने के लिए। देखिए, अपन बड़ी चौपड़ की साइड या छोटी चौपड़ की साइड से देखते हैं ना, तब अपने को ये किला ही दिखाई देता है। एक पहाड़ी पर, ऊंची सी पहाड़ी पर अपनी आभा भी घेरता हुआ दिखाई देता है। ये आमेर वाले जो किले और जो जयगढ़ वाला जो किला है वो कम दिखाई देता है, बड़ी यानी छोटी चौपड़ से अपन देखते हैं। तो और भी अपन जैसे मोती डूंगरी साइड से भी देखने की कोशिश करेंगे तो अपने को नाहरगढ़ किला जल्दी से दिख जाएगा, ठीक है। तो नाहरगढ़ किला जयपुर में है। सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है 1734 में। ठीक है, सवाई जयसिंह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है 1734 में। मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, मराठों से सुरक्षा के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए जयपुर में कौन सा दुर्ग, कौन सा किला तैयार करवाया गया था, ठीक है। तो नाहरगढ़ किला का निर्माण करवाया गया था मराठों से सुरक्षा के लिए। इसके बाद में बात करते हैं अन्य नाम। तो जयपुर का पहरेदार किला, जयपुर का पहरेदार किला, भाई जयपुर का जो सुरक्षा करता है, जयपुर की पहरेदारी करता है कि यहाँ से जो बैठकर बंदा इस किले से बैठकर जयपुर की सुरक्षा कर सकता है। जयपुर की सुरक्षा नहीं तो जयपुर पर नजर रख सकता है कि बाहर से कोई आक्रमणकारी आ तो नहीं रहा है या एंट्री तो नहीं कर रहा है। ऐसी जगह पर, ऐसी जगह पर पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अन्य नाम जयपुर का पहरेदार किला। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसका जो पहले नाम था वो नाम था सुदर्शनगढ़, ठीक है। सुदर्शनगढ़ इसका जो पहले नाम था। सुदर्शनगढ़ इसका नाम क्यों पड़ा था अपन पहले पढ़ चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो ये भक्त थे, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का जो चक्र है सुदर्शन चक्र, उस चक्र के कारण इसका नाम पड़ता है सुदर्शनगढ़, ठीक है। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के कारण इसका नाम रखते हैं ये सुदर्शनगढ़, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी गोविंद देव जी का मंदिर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। गोविंद देव जी का मंदिर भी, गोविंद देव जी के तो अपने आप को दीवान मानते हैं, गोविंद देव जी को जयपुर का राजा मानते हैं। देखिए, ये शब्द पे मत चले जाना भाई गोविंद देव जी का मंदिर इस किले में, ये बात नहीं बता रहा मैं, ये जो कृष्ण भक्ति वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो सुदर्शन चक्र, जो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के कारण इसका नाम रखा जाता है, पड़ता है सुदर्शनगढ़। इसके बाद में बात आती है नारसिंह नामक, जो नारसिंह नामक कोई सैनिक था, ये भूमिया बन जाता है कालांतर में। देखिए, जो ऐसे शहीद हो जाते हैं तो अपन स्थानीय क्षेत्र में, जो गाँव में, जो अपने घरों में सुनते हैं वो भूमिया बन गया, वो बन गया, पूत बन गया, ठीक है। समझ में तो आता होगा ये जो आपको एक कंसेप्ट, ठीक है।
तो आप भी समझने की कोशिश करना। नारसिंह जो नामक कोई सैनिक था, कालांतर में भूमिया बन जाता है। इसके शहीद होने के कारण इसके नाम पर इसका नाम रख दिया जाता है नाहरगढ़। ठीक है, ये समझने की कोशिश करना भाई। नारसिंह नामक सैनिक के कारण या नारसिंह नामक जो सैनिक के शहीद होने के कारण इसका नाम नाहरगढ़ कर दिया जाता है। देखिए, नाहरसिंह बाबा का जो वर्तमान में अपन नाम पढ़ते हैं, नारसिंह बाबा का जो वर्तमान में जो स्थान है, जो आंबागढ़, जो उस समय पहले यहाँ पर जो एक जो जातिवाद या जो जाति विशेष को लेकर, जो मीणा जाति विशेष को लेकर आंदोलन वगैरह हुआ था, या अम्बागढ़, ठीक है, अम्बागढ़ में कोई माता जी के मंदिर को लेकर पॉलिटिक्स, जो राजनीतिक, जो क्या कह सकते हैं अपन, जो एक विवाद हुआ था, ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो नाहरगढ़, जो नाहर सिंह बाबा का जो वर्तमान में स्थान है अम्बागढ़ में, जो अम्बागढ़ के निकट स्थित है। लिखना था तो लिख लेना, जो ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर जो 9 एक जैसे महल बने हुए हैं, ये लिख लेना। माधव सिंह सेकंड अपनी 9 दासियों के लिए एक जैसे एक समान 9 महल बनवाता है। पहले बात कर चुके हैं, जब अपन जयपुर का इतिहास पढ़ रहे थे या राजवंश पढ़ रहे थे, उस समय बात कर चुके हैं। इसके बाद में और अपन बात करते हैं, जयपुर में ही कोई किला हो, जयपुर में कोई छोटा मोटा किला हो, उसकी बात कर ले। अब बड़े किले थे, उनकी बात हो चुकी है। माधोराजपुरा का किला था जयपुर में, जयपुर में तहसील पड़ती है फागी, तो फागी तहसील में फागी नामक जो स्थान पर जो माधोराजपुरा का किला है, तो ये भी ध्यान रख लेना, माधोराजपुरा का किला कहाँ पर है, फागी आ जाएगा ऑप्शन में, आज जयपुर आ जाएगा, ठीक है। माधो सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। माधो सिंह जो फर्स्ट थे या माधो सिंह प्रथम थे, उन्होंने मराठों पर जीत की उपलक्ष्य में इस किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। माधो सिंह प्रथम ने मराठों पर जीत की उपलक्ष्य में माधोराजपुरा का किला का निर्माण करवाया, ठीक है। ये बात आ गई आपको समझ में। अब बात आती है थोड़ी सी इस किले की ओर, कि अपन पढ़ते हैं टोंक और लावा, लावा ठिकाने की अपन बात किए थे। तो देखिए, टोंक का जो आमिर खान पिंडारी की बात अपन कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए। आमिर खान पिंडारी की बात अपन कहाँ कहाँ पर कर चुके हैं। कृष्णकुमारी विवाद जब अपन पढ़े थे, उस समय आमिर खान पिंडारी की बात किए थे, ठीक है। तो टोंक का आमिर खान पिंडारी था इस समय। और जो लावा जो ठिकाना है, यहाँ पर जो सामंत है भरत सिंह नरूका, ठीक है। तो लावा ठिकाने का जो भरत सिंह नरूका था, उसने आमिर खान पिंडारी की जो बेगमें थे, उनको गिरफ्तार करके ले आया था। वो जो भरत सिंह नरूका, आपसी कोई रंजिश चल रही थी, भरत सिंह नरूका और आमिर खान पिंडारी के बीच में आपसी कोई विवाद चल रहा था। इस विवाद के कारण बदला लेने के लिए, आपसी रंजिश के कारण भरत सिंह नरूका आमिर खान पिंडारी की बेगमों को गिरफ्तार करके ले आता है और उन बेगमों को इस किले में नजरबंद करके रखता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और आ गई होगी, ठीक है। देखिए, आमिर खान पिंडारी की जो लूटपाट, और आमिर खान पिंडारी लूटपाट करता रहता था, बस उसको पैसे टके चाहिए होते थे। वो भरत सिंह नरूका परेशान हो रखा था, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो बेगमें लाकर नजरबंद की गई थी, उनको ससम्मान पूर्वक रखा गया था, सम्मान पूर्वक रखा गया था, उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया था, ठीक है भाई। गिरफ्तार करके भाई आमिर खान पिंडारी को सबक सिखाने के लिए ये करना तो जरूरी था, लेकिन इन महिलाओं के साथ, इन बेगमों के साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद में बात आती है एक और जो जयपुर में किला है, चौमुआगढ़। देखिए, जो चौमुआगढ़ है, चौमू में किला है। इस किले का नाम चौमुआगढ़ इसलिए पड़ा है कि इसके बाद 4 दरवाजे होने के कारण इसका नाम पड़ा है चौमुआगढ़, ठीक है। 4 मुंह है, तो 4 दरवाजे होने के कारण इसका नाम पड़ा है चौमुआगढ़। इसको 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, एक रघुनाथगढ़ और एक धारदारगढ़, ठीक है। धारदार, धार जो हथियार होते हैं धारदार, तो उस प्रकार से आप नाम समझने की कोशिश करना। एक तो धारदारगढ़ और एक चौमुआगढ़, सॉरी चौमुआगढ़ तो अपन बात ही कर रहे हैं, चौमुआगढ़ का किला, एक रघुनाथगढ़, ठीक है। देखिए, यहाँ का कोई जो ठाकुर था, जो सामंत था, ठाकुर करण सिंह, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चौमुआगढ़ किले का ठाकुर करण सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हवा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, कोई मंदिर है वहां पर हवा लगती होगी तो उसका नाम रखा गया है। अतिथि भवन है, उसको हवा मंदिर कहते हैं,
ठीक है। अतिथियों को ऐसी जगह पर बैठाया जाए कि उनको हवा लगे, तो यहाँ पर अतिथि भवन बना हुआ है चौमुआगढ़ किले में, उसको हवा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात हो चुकी है। अब बात करते हैं थोड़ा एक और इम्पोर्टेंट किले की, अजमेर का तारागढ़ किला। इस प्रकार से अजमेर रहता है शुरुआत में, फिर तारागढ़ नाम पड़ता है। उसकी अपन पहले भी बात कर चुके हैं, आज भी बात कर लेंगे। अजयराज ने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जो शुरुआत में इसका नाम रखा जाता है अजयराज के नाम पर अजमेरुगढ़। ठीक है, तारागढ़ किला दो जगह पढ़ेंगे अपन। पहला जो पढ़ रहे हैं अजमेर वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, अजयराज 1113 ईस्वी में अजमेरुगढ़ का निर्माण करवाता है। अजयराज जब निर्माण करवाता है, इसका नाम रहता है अजमेरुगढ़, 1113 में निर्माण करवाता है। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। 1113 में अजमेर की स्थापना भी करता है अजयराज। ये अपन पहले पढ़ चुके जब चौहान पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में। ठीक, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं उड़ना राजकुमार। उड़ना जो भाई इसका वर्तमान जो तारागढ़ नाम है वो कैसे पड़ता है, उड़ना राजकुमार भी अपन पढ़ चुके हैं। उड़ना राजकुमार की एक दासी, उड़ना राजकुमार जो था उसकी जो पत्नी थी तारा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अभी जो दासी वाली जो बात ये गलत है, तो ये अपने से भूल गई, लेकिन उड़ना राजकुमार की जो दासी वो बनवीर वो अलग था। ठीक है, उड़ना राजकुमार की जो पत्नी थी, जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का नाम था। ठीक है, पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की जो पत्नी थी तारा, तो तारा के कारण इस किले का जो नाम रखा गया है तारागढ़ रखा गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कैसे अजमेरुगढ़ रहता है, अजमेरुगढ़ से कैसे तारागढ़ होता है इसका नाम। तो पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की जो पत्नी तारा थी उसके नाम के कारण इसका नाम किया जाता है तारागढ़। ठीक है, पृथ्वीराज ने किया था, उड़ना राजकुमार ने किया था, मेरी रानी रह रही है तो इसका नाम तारागढ़ ही होगा। बात आती है अब ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो ये जो किला है बीठली पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, बीठली पहाड़ी पर जो ये स्थित है। ठीक है, इसलिए इसको गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गढ़ बीठली, गढ़ जो दुर्ग हो गया, और बीठली जो बीठली पहाड़ी पर होने के कारण गढ़ बीठली भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गढ़ बीठली किस किले को कहा जाता है, तो तारागढ़ अजमेर वाले को कहा जाता है। देखिए कुछ अन्य मत भी है जो एक गढ़ बीठली नाम होने के कारण शाहजहां का कोई मंत्री बताया जाता है विठल दास। ठीक है, तो विठल दास के कारण भी इसका नाम गढ़ बीठली पड़ा हुआ बताया जाता है। लेकिन आपको इतना सा ध्यान रखना है कि गढ़ बीठली वाली पहाड़ी की जो थ्योरी है, गढ़ बीठली जो पहाड़ी का कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको मैं दोनों तरह से बता दिया हूँ। शाहजहां का कोई मंत्री था विठल दास, उसके नाम पर इसका नाम रखा जाता है, ऐसा माना गया है कि जो गढ़ बीठली रखा गया है। और कुछ जगह से अपने को इम्पोर्टेंट माना जो जाता है कि गढ़ बीठली पहाड़ी पर होने के कारण इसका नाम गढ़ बीठली रखा गया है। ठीक, दो जो मत बता दिया, दो विचार बता दिया आपको तो गढ़ बीठली नाम होने के पीछे। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है। बिशप हैबर ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। ठीक है, बिशप हैबर इन्होंने जो अजमेर जो तारागढ़ किला है इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। जिब्राल्टर का जो मुख्य जो किला है यूरोप में स्थित है। ठीक है, यूरोप में स्थित जो जिब्राल्टर का किला से तुलना की गई है अजमेर के तारागढ़ किले से। तुलना कौन करता है, बिशप हैबर करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में और अपन आगे बात करते हैं। देखिए दारा सिको है,
औरंगजेब का जो भाई था उसने देवराय युद्ध 1659 में हुआ था, अजमेर में हुआ था। अपन जब उत्तराधिकार संघर्ष की बात करते हैं तब पहले मैं आपको बता चुका हूँ, 1659 में अजमेर में देवराय का युद्ध होता है। तो उस यानी 1659 में अजमेर के देवराय युद्ध के दौरान इस किले में शरण ली थी, ये इस किले में ये रुका था, ठीक है। दारा सिकोह है जो औरंगजेब का भाई था, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपन और बात करें, जोधपुर का विजय सिंह की अपन कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं। तो जोधपुर का जो विजय सिंह से मराठों के खिलाफ मेड़ता का एक युद्ध होता है, ठीक है। मेड़ता का युद्ध होता है मराठों और विजय सिंह जोधपुर के बीच में। मराठे इस युद्ध का जो हर्जाना मांग रहे थे, विजय सिंह के पास जाते हैं। मराठों का एक सेनापति था जयप्पा सिंधिया, तो जयप्पा सिंधिया की हत्या कर देता है युद्ध जो हर्जाने से तंग आकर विजय सिंह, ठीक है। विजय सिंह जयप्पा सिंधिया की हत्या कर देता है। अब मराठे और गर्म हो जाते हैं और मराठे मौताने के रूप में और पैसे मांगते हैं। तो विजय सिंह से जब पैसे मांगे जाते हैं और पैसे मांगे जाते हैं तो ये अजमेर का तारागढ़ किला मराठों को सौंप देता है विजय सिंह मौताने के रूप में, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये मराठों से हार जाता है विजय सिंह जो मेड़ता के युद्ध में। तब जब वो जाकर हरजाना मांगने जाते हैं, मराठों का यही काम था, हार जाए तो भी हर जाना, जीत जाए तो भी हर जाना, ठीक है। तो ये जो विजय सिंह हार जाता है मेड़ता के युद्ध में, अब देखिए हार जाता है तो वो जाकर पैसे मांगते हैं, हरजाना मांगते हैं, हरजाना देता नहीं विजय सिंह और जयप्पा सिंधिया की हत्या कर देता है। मराठे और गर्म हो जाते हैं और मराठों ने ये जो तारागढ़ किला लेकर फिर समझौता किया था। अपन पिछली क्लास में शायद बात किया है, या इससे पहले वाली जो क्लास में बात कर रहे थे, एकीकरण के समय बात किए थे कि किस प्रकार से तुर्कों से लेकर ये मुगलों और मारवाड़ मेवाड़ के अंडर में भी आता रहता है ये जो है, और फिर अंग्रेजों के अधिकार में आता है। अपन बात कर लिए थे पहले, ठीक है। तो ये मराठों के पास भी रहता है कुछ समय के लिए, मारवाड़ वालों के पास में भी रहता है, ठीक है। मेवाड़ वालों के पास में भी रहता है, मुगलों के पास में भी रहता है, तुर्कों के पास में भी रहता है, अंग्रेजों के पास में भी रहता है। तो इस प्रकार से जो तारागढ़ किला ये भी कभी किसके पास कभी किसके पास इधर उधर ही चलता रहा था। इसके बाद में और अपन बात करते हैं इसी की। अंग्रेजों ने खुद के अधिकार में ले लिया था जब इस किले में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक 1832 में, अपन पहले बात कर चुके हैं, जब मानसिंह इस दरबार में नहीं जाता है, जोधपुर वाला मानसिंह नहीं जाता है, तो अंग्रेज अपने अधिकार में लेने के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर 1832 में अजमेर दरबार लगवाता है, तारागढ़ किले को सैनेटोरियम में बदल देता है। सैनेटोरियम, इसको हिंदी में बोले तो आरोग्य सदन। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1832 में यहाँ पर अजमेर दरबार लगाता है। अपन पहले बात कर चुके हैं, मारवाड़ वाला मानसिंह इस दरबार में नहीं गया था, और ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक इस जो किले को सैनेटोरियम में बदलवा देता है, इस जिसको हिंदी में अपन कह सकते हैं आरोग्य सदन बनवा देता है। इस किले में 14 बुर्जे हैं, 14 बुर्जे हैं। सबसे ज्यादा जैसलमेर वाले किले में 99 बुर्जे, तो यहाँ पर 14 बुर्जे हैं, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब बात आती है इमारतों की बात करें तो यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह है, ठीक है। मीरान साहब की दरगाह है अजमेर किले में, तारागढ़ किले में मीरान साहब की दरगाह है। तो यहाँ का कोई गवर्नर था मीरान साहब, उसकी जो दरगाह है। बात आती है घोड़े की मजार है यहाँ पर, घोड़े की मजार, ठीक है, हॉर्स। बात आती है हिंजड़े की मजार, ठीक है, हिंजड़े की जो मजार है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में और अपन बात करें, सीसा खान की गुफा है, ठीक है, सीसा खान गुफा। देखिए जो सीसा खान गुफा है, इस गुफा से जो पृथ्वीराज चौहान चामुंडा माता मंदिर के दर्शन के लिए जाता था, एक प्रकार से गुप्त रास्ता था, गुफा थी। यहाँ पर भी अजमेर में भी चामुंडा माता का मंदिर है, इस मंदिर के दर्शन के लिए जाता था। मार्केट से जाए जो सरकार या गवर्नमेंट, जो राजा, आज का जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की अपन बात करें, अगर मार्केट से वैसे ही खुद पैदल या घोड़े से जाए कोई भी मंदिर के दर्शन के लिए, तो जनता ही नहीं जाने दे, भीड़ ही घेर ले उनको। तो गुप्त रास्ता चाहिए ही होता है। तो ये जो चामुंडा माता मंदिर के दर्शन करने जाता था पृथ्वीराज चौहान, तो इस सीसा खान गुफा से जाया करता, ठीक है, एक प्रकार से गुप्त रास्ता था। इसके बाद में और करते हैं नाना साहब का मकबरा, ये नाना साहब का झालरा भी है यहाँ पर, तालाब, ठीक है, झालरे को तालाब कहते हैं, तालाब को झालरा भी कहा जाता है। तो नाना साहब का झालरा भी यहाँ पर स्थित है।
अब बात आती है अकबर का किला जो अजमेर में ही है, ठीक है। अकबर का किला जो अजमेर में ही है, इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आज अकबर का किला कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक। इसकी भी बात करते हैं एक एक करके, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अकबर का जो इस किले का जो निर्माण है 1570 में करवाता है अकबर, 1570 में, ठीक है। इसका निर्माण अकबर करवाता है 1570 में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इसका निर्माण कौन करवाता है? अकबर करवाता है 1570 में। इसको अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अकबर इसमें अपनी जो भी दौलत दौलत आया करती थी इस साइड से, जो इसमें रखवा देता था। अकबर का दौलत खाना भी ये किला कहलाता है। इसके बाद में बात करते हैं हल्दीघाटी युद्ध। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि अकबर हल्दीघाटी युद्ध की जो अंतिम जो योजना थी वो कहाँ पर तैयार करता है, कहाँ पर बनाता है, तो वो इस किले में तैयार करता है। जो, ठीक है, हल्दीघाटी युद्ध की जो अंतिम योजना थी वो इस किले में तैयार की जाती है मानसिंह और अकबर के द्वारा, ठीक है। मानसिंह जो आमेर वाला, और जो अकबर के द्वारा हल्दीघाटी युद्ध की जो अंतिम योजना इस किले में बनाई गई थी, जो 18 जून 1576 को होता है हल्दीघाटी युद्ध, ठीक है। अपन पहले बात कर चुके हैं 18 जून 1576 को, ठीक है। 10 जनवरी 1616 की बात करते हैं, हालांकि 1615 दिसंबर तक ही आ जाता है। सर टॉमस रो ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश जो कंपनियों को जो रियायत दिलवाने के लिए, ठीक है, तो सर टॉमस रो 1615 दिसंबर तक यहाँ पर आ जाता है भारत। 10 जनवरी 1616 को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। जहांगीर से जब मुलाकात होती है सर टॉमस रो की, ठीक है, ये बात हो गई। और रियायतें प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आता है, ठीक है। ध्यान रखना 1615 में आता है दिसंबर तक, 1616 में 10 जनवरी को मिलता है। देखिए ये हो सकता है कि दिसंबर में जो कोई बंदा है और मीटिंग नहीं हो पा रही हो और वो जनवरी में मीटिंग उसकी फिक्स हो रही हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इस यहाँ पर मिलता है, मुलाकात होती है जहांगीर से। इसके बाद में बात करते हैं अंग्रेज खुद के अधिकार में ले लेते हैं कालांतर में इस किले को, और अंग्रेज अपने हथियार रखवाते हैं, ठीक है। अंग्रेज इस किले को खुद के अधिकार में ले लेते हैं और अपने जो हथियार रखवाते थे, हथियार रखते थे। तो हथियार रखने के कारण इस किले को मैगजीन का किला भी कहा जाता है, ठीक है। मैगजीन का किला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैगजीन का किला? हथियार रखने की वजह से। कौन हथियार रखता था? अंग्रेज रखते थे, ठीक है। ये बात आगे होगी, आप समझ। अब देखिए कुछ समय बाद या कालांतर में जो अंग्रेज इस किले को म्यूजियम में बदलवा देते हैं, म्यूजियम में परिवर्तित कर देते हैं। तो राजपूताना म्यूजियम खोला गया यहाँ पर, ठीक है। ये बात हो चुकी है। तो अकबर का किला मैगजीन का किला कहलाता है। यही किला जो कालांतर में राजपूताना म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये कंप्लीट हो चुका अकबर का किला। इसके बाद में बात आती है तारागढ़ बूंदी की। तारागढ़ किला है जो कहां पर है? बूंदी में स्थित है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। तारागढ़ किला बूंदी में स्थित है। बरसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है 1354 में, ठीक है। जो राजा यहाँ का था बरसिंह, बरसिंह यहाँ का राजा था बूंदी का। बरसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है 1354 में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। 1354 में बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया गया है। 1354, देखिए मैं लिख देता हूँ भाई, 1354 ईस्वी में तारागढ़ बूंदी का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में बात करते हैं कि कैसा दिखाई देता है। ये दिखाई देता है झील में चमकते हुए तारे के समान, ठीक है।
झील में चमकते हुए तारे के समान ये जो बूंदी वाला तारागढ़ किला है दिखाई देता है, प्रतीत होता है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है तारागढ़। ठीक है, यानी इसका नाम पड़ता है तारागढ़। देखिए ये जो किला है अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें भित्ति चित्र है, भित्ति चित्रों की मैं डेफिनेशन आपको पहले बता चुका, दीवारों पर चित्र। तो तारागढ़ किला अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए रुडयार्ड किपलिंग की बात वापस आती है। रुडयार्ड किपलिंग में पहले बता चुका था। रुडयार्ड किपलिंग ने इस किले के लिए कहा है कि इस किले का निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस किले का निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार इस किले का निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा किया गया है। तारागढ़ बूंदी। ठीक है, यहाँ पर लिखने का मतलब ये मत समझ लेना भाई जो अकबर के किले की बात कर रहा हूँ, जो मैं मिटा के लिख देता हूँ। देखिए ये जो फैक्ट है ये भी तारागढ़ बूंदी वाला ही है। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग तारागढ़ बूंदी के लिए कहता है कि इसका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया है या किया गया है। जेम्स टोड ने बूंदी किले के महलों को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ठीक है, जेम्स टोड ने बूंदी किले के जो बूंदी का तारागढ़ किला है इस किले का जो महलों को सर्वश्रेष्ठ बताया है। निम्नलिखित में से जेम्स टोड ने किस किले के महलों को सर्वश्रेष्ठ बताया है? तो बूंदी किले या तारागढ़ किला बूंदी को या तारागढ़ किला बूंदी के महलों को जेम्स टोड ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसकी बात कर लेते हैं महल जो इमारतों की। इमारतें इसमें है रंग महल। ठीक है, दो इंपोर्टेंट इमारतें बताऊंगा, रंग महल और चित्रशाला। ठीक है, पहले आप रंग महल लिख लो। रंग महल का निर्माण शत्रुसाल के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, रंग महल हेडिंग डाल के रंग महल का निर्माण शत्रुसाल के द्वारा करवाया जाता है। ये अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, स्टार लगा के लिख लेना। रंग महल शत्रुसाल के द्वारा करवाया जाता है निर्माण, ये अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और जो चित्रशाला की बात आती है तो चित्रशाला आप हेडिंग डाल सकते हो। चित्रशाला का निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, चित्रशाला का निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया जाता है और भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं चित्रशाला को। ठीक है, रंगमहल का निर्माण शत्रुसाल के द्वारा करवाया जाता है जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चित्रशाला का निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया जाता है जो भित्ति चित्रों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये बात हो गया, या भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। अनिरुद्ध महल भी इस जो किले में है, तारागढ़ किले में अनिरुद्ध महल, अनिरुद्ध नाम के राजा के नाम पर यह महल का नाम पड़ता है, उसके द्वारा बनवाया गया होगा। ठीक है, अनिरुद्ध महल। सुख महल, ठीक है, सुख महल भी इस किले में है, ये भी आप लिख लेना। सुख महल, रानी जी की बावड़ी और छत्र महल भी लिख लेना। पहले छत्र महल लिख लो फिर रानी जी की बावड़ी लिख लेना। तो रानी जी की बावड़ी यहाँ पर है। रानी जी की बावड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में। ठीक है, अनिरुद्ध सिंह की एक नाथावत रानी थी। ठीक है, अभी अपन अनिरुद्ध महल की बात कर रहे थे, तो अनिरुद्ध जो कोई राजा था इसकी कोई नाथावत रानी थी, तो नाथावत रानी ने इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। तो ये ध्यान रखना, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है। और बात करते हैं, एक तोप रखी हुई है, गर्भगुंजन तोप। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए कि अपन पहले भी कोई ना कोई तोप की बात किए हैं, कोई ना कोई यहाँ से जीत कर ले जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड करो देगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो कौन कौन सी तोपें? 2 तोपें थी जो कोई दूसरा बंदा यहाँ से उठा कर ले जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं जालोर का किला। तो जालोर का किला का भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जालोर का किला जालोर में है, सुगड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए ज्यादा फैक्ट नहीं है जालोर किले के। जालोर का किला बस सीधा समझ में आ रहा है, जालोर में है, सुगड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
इसके बाद में अपन और बात करें जालोर की, इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, प्रतिहार राजा था नागभट्ट प्रथम, ये थोड़ा सा लिख लेना भाई। प्रतिहार राजा था ये नागभट्ट प्रथम, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था नागभट्ट प्रथम का, नागभट्ट प्रथम के द्वारा जालोर किले का निर्माण करवाया गया था। देखिए कान्नड़ देव सोनग्रा इसका पुनर्निर्माण करवाता है, लिखना चाहो तो लिख लेना, ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि कान्नड़ देव सोनग्रा जो शासक है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुनर्निर्माण के लिए ज्यादातर नहीं पूछेंगे तो कोई बड़े किलों को पूछेंगे। ठीक है, तो कान्नड़ देव सोनग्रा इसका पुनर्निर्माण करवाता है। इसके बाद में बात करते हैं कोई यहाँ की जो विशेष इमारत, कोई चीज यहाँ पर रखी हुई हो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से, तो यहाँ पर इमारतों में आप लिख सकते हो कि अलाई मस्जिद है यहाँ पर। ठीक है, तोफखाना मस्जिद भी कहते हैं उसको, अलाई मस्जिद या तोफखाना मस्जिद कहते हैं। ठीक है, जो पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी उसको अलाई मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया गया, जिसको तोफखाना मस्जिद भी कहा जाता है। इसके बाद में लिख लेना खिलजी मीनार भी है यहाँ पर। ठीक है, खिलजी मीनार और मलिक शाह की दरगाह। ठीक है, मलिक शाह की दरगाह और एक जैन कीर्ति स्तंभ है। ठीक है, ये बात हो चुकी है, मलिक शाह की दरगाह और जैन कीर्ति स्तंभ। ठीक है, खिलजी मीनार और अलाही मस्जिद ये यहाँ पर स्थित है। बात आती है सिरोही किले की, या सिरोही में अचलगढ़ किले की। अचलगढ़ किला सिरोही में है, शायद अपन मेवाड़ पढ़ रहे थे वहां पर बात कर चुके हैं, कुंभा पढ़ रहे थे वहां पर भी थोड़ी बहुत, यानी जब मेवाड़ में कुंभा पढ़ रहे थे वहां पर इसकी थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। इसका निर्माण परमार राजाओं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अचलगढ़ किले का जो निर्माण है परमार राजाओं के द्वारा करवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण कुंभा करवाता है। अपन वहां पर थोड़ी बहुत इस प्रकार से बात की थी, तो लिख लेना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, कहाँ पर है अचलगढ़ किला, सिरोही में स्थित है। निर्माण परमार राजाओं के द्वारा करवाया जाता है, पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। इसकी इमारतों की बात कर लेते हैं, इमारतें थोड़ी ज्यादा है, इमारतें इंपॉर्टेंट भी है। अचलेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, आप लिखने की कोशिश करना। अचलगढ़ किले में अचलेश्वर महादेव मंदिर है, शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है यहाँ पर। ठीक है, अचलेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना कि शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। दुर्सा आडा की मूर्ति है, दुर्सा आडा अपन पढ़ चुके हैं, दत्तानी का युद्ध। ठीक है, दत्तानी का युद्ध राव सुल्तान और अकबर के बीच में होता है। दुर्सा आडा अकबर की तरफ से लड़ने आता है, दुर्सा आडा घायल हो जाता है। घायल जब प्यास लगती है, पानी मांगता है, तब उसको किस प्रकार से राव सुल्तान के दरबार में ले जाया जाता है, किस प्रकार से राव सुल्तान जो कवि जो पुस्तक लिखते हैं, इसकी भी अपन बात कर चुके हैं। तो दुर्सा आडा की जो मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर इस जो किले में, अचलगढ़ किले में दुर्सा आडा की मूर्ति है। राजस्थानी जो कवि थे दुर्सा आडा, देखिए इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन बन सकता है दुर्सा आडा की मूर्ति कौन से किले में है, ध्यान रख लेना, अचलगढ़ किले में है। कुंभा उदा की मूर्तियां हैं, कुंभा और उदा दोनों पिता पुत्र थे। ठीक है, कुंभा का जो पुत्र था उदा, किस प्रकार से वो जो कुंभा और उदा वाली जो मूर्तियां हैं इनको सावन भादव मूर्तियां भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट में लिख लेना कुंभा उदा की मूर्तियां, सावन भादव मूर्तियां, कुंभा उदा की मूर्तियां हैं ब्रैकेट में। ठीक है, पिता पुत्र थे दोनों, इस प्रकार से कुंभा की हत्या उदा करता है, यह बात भी अपन कर चुके हैं पहले। इसके बाद में बात आती है मंदाकिनी कुंड। ठीक है, मंदाकिनी कुंड यहाँ पर स्थित है। इसके बाद में बात आती है ओखा रानी का महल। ओखा रानी का महल, जो ओखा रानी कुंभा की रानी थी, तो लिख लेना ओखा रानी का महल है यहाँ पर। इसके बाद में बात आती है कपूर सागर जलाशय। ठीक है, कपूर सागर जलाशय, ये भी लिख लेना। और इसके बाद में बात आती है सावन भादो झील। ठीक है, सावन भादो झील लिख लेना और झील लगा लेना आगे, सावन भादो नाम की झील यहाँ पर स्थित है। इसके बाद में बात आती है एक भंवरा तल, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि भंवरा तल इसका नाम कैसे पड़ता है। आप जानते होंगे गांव में भोरा मुंह, बड़ी मक्खी, भंवरा मक्खी, ठीक है, जानते तो होंगे आप, नाम सुना होगा। ठीक है, नहीं सुना हो तो कभी हाथ लगा के देख लेना, सुझा देगी, बालाजी बना देगी आपको भी। ठीक है, देखिए जब महमूद बेगड़ा था, ठीक है, गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा, तो महमूद बेगड़ा अचलेश्वर महादेव मंदिर की अपन जो बात कर चुके हैं, अचलेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था।
ठीक है। गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा अचलेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। महाराज ने उधर से श्राप लगाया, अपनी पावर को दिखाया। अचलेश्वर जो महादेव मंदिर में जो महादेव जी थे, शिव जी थे, उन्होंने अपनी पावर दिखाई महमूद बेगड़ा को, और कहीं पर जो बहुरा मक्खियों का जो छाता बना हुआ था, बहुरा मक्खियों को भेजता शिव जी, और महमूद बेगड़ा पर बहुरा मक्खियों ने आक्रमण कर दिया, बालाजी बना दिया, एक प्रकार से सुझा दिया उसको ढंग से। महमूद बेगड़ा सोचता यार ये क्या हुआ। किसी ने कहा कि भाई ये चमत्कार है शिव जी का। महमूद बेगड़ा हाथ जोड़ता है, कहता है शिव जी आज के बाद में ऐसा कभी नहीं होगा, आज तो बचा दे। और फिर महमूद बेगड़ा वहां से भागता है। जिस स्थल पर बहुरा मक्खियों ने, बड़ी मक्खियों ने, बहुरामों ने महमूद बेगड़ा पर आक्रमण किया, उस जगह का नाम पड़ गया बहुरा तल। ठीक है, बहुरा स्थल, बहुरा स्थल से होता बहुरा तल पड़ जाता है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए एक किला और पढ़ लेते हैं, सिवाना दुर्ग। सिवाना का किला, सिवाना किला कहां पर है? बाड़मेर में। ठीक है, सिवाना का किला बाड़मेर में स्थित है। इसका निर्माण करवाता वीर नारायण पंवार। ठीक है, सिवाना किला बाड़मेर में है, वीर नारायण पंवार इसका निर्माण करवाता है। जालोर की चाबी और मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहलाता है। ठीक है, सिवाना किला जो जालोर की चाबी कहलाता है और मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहलाता है। किस प्रकार से यहाँ पर जो अटैक होते हैं उनकी अपन पहले भी बात कर लिए थे। पहले सिवाना में होता है सातल और सोम, जो कानड़ देव सोनगरा के भतीजे थे। ठीक, उनकी अपन बात कर चुके हैं। और इसके बाद में फिर जाकर जालोर पर आक्रमण होता है, अपन अभी बात करते हैं, थोड़ी बहुत पहले भी बात कर चुके हैं। 1308 और 1589 में यहाँ पर जो साका होता है, दो साके होते हैं सिवाना में। 1300 यानी एक तो होता है 1308 में सातल और सोम वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 1308 की बात हो गई है। अब बात आती है दूसरा साका। दूसरा साका होता है यहाँ पर 1589 में कल्ला रायमलोद, इसके सामने था अकबर। ठीक है, तो ये भी बात हो चुकी है। भानकंवर उधर से जौहर करती है, ये भी बात कर लेते। बूंदी के सुरजन की बेटी थी, पुत्री थी भानकंवर, सगाई हो रखी है, शादी नहीं हुई है कल्ला रायमलोद से, फिर भी वो जो इधर आकर जौहर करती है। विस्तार से अपन बात कर चुके हैं। तो 1308 में जो सिवाना का प्रथम शाखा होता है और यहाँ का दूसरा शाखा होता है 1589 में होता है। कल्ला रायमलोद यहाँ के शासक रहते हैं उस समय, जो सामंत रहते हैं, और अकबर आक्रमण करता है कल्ला रायमलोद के समय में। 1308 में जो सातल और सोम यहाँ के शासक रहते हैं, और उधर से जो आक्रमणकारी आता है वो आता है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अपन पहले वैसे विस्तार से बात कर चुके हैं, यहाँ पर ज्यादा औचित्य नहीं है, बस ये है कि भाई इन दो शाखों का साक्षी रहा है जो सिवाना किला। ठीक है, इसका अन्य नाम आता है कुमठ दुर्ग। ठीक है, कुंभनथाना दुर्ग भी आ जाता है, कुमठ दुर्ग या कुंभथाना दुर्ग। ठीक है, तो कौन से किले को कहा जाता है कुमठ दुर्ग? सिवाना किले को। कुमठ की झाड़ियां अधिक होने के कारण, कुमठ झाड़ियों की बहुलता के कारण इसको कुमठ दुर्ग भी कहा जाता है, बाड़मेर में। ठीक, ये बात हुई है। सिवाना किला बाड़मेर में है। वीर नारायण पंवार ने सिवाना किले का निर्माण करवाया था। देखिए, जालोर की चाबी और मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहलाता है सिवाना किला, या कहलाता था सिवाना किला, जो बाड़मेर में है। यहाँ पर 1308 में सिवाना का प्रथम शाखा होता है। प्रथम शाखा होता है, इसमें जो केसरिया किया गया था सातल और सोम के नेतृत्व में किया गया था। आक्रमणकारी था इसमें अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा जो शाखा होता है 1589 में होता है, केसरिया यहाँ पर किया गया था कल्ला रायमलोद के द्वारा, और जौहर किया गया था जो भानकंवर के द्वारा। ठीक है, जो बूंदी के सुरजन की बेटी थी भानकंवर, सगाई हो रखी थी कल्ला रायमलोद से, शादी होना बाकी थी, फिर भी वो आकर यहाँ पर जौहर को लीड करती है। आक्रमणकारी था अकबर। तो ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं और अभी भी कर लिया है। देखिए, अन्य इसका नाम है कुमठ दुर्ग। सिवाना किले का नाम कुमठ दुर्ग और कुंभथाना दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भांडेराव तालाब यहाँ पर स्थित है। ठीक,
बांडेराव तालाब यहाँ पर स्थित है। ये कंप्लीट हो चुकी है आज की क्लास। और बचे हुए जो किले हैं राजस्थान की वो नेक्स्ट क्लास में अपन कर लेंगे। और भी बच रहे हैं किले, ठीक है। काफी किले हैं राजस्थान में, वीरों की धरती रही है, वीरों की धरती रही है, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण भी करवाया था। तो उन दुर्गों को आज अपने को पढ़ना पड़ता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। स्थापत्य कला में अपने को पढ़ना पड़ता है। राजस्थान की स्थापत्य कला की बात आती है तो दुर्गों के बिना स्थापत्य कला कैसे कंप्लीट हो सकती है। तो वैसे ही अपन पढ़ रहे हैं, ऐसे ही अपन एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।